हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज मॉर्निंग में मैंने डिस्कस किया था सीटेट का जो प्रीवियस ईयर का पेपर आया था 2015 में, उसका सीटीपी पोर्शन। अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ सीटेट में जो ईवीएस का पार्ट आया था 2015 में, वो सेट पूरा डिस्कस करने वाली हूँ। तो आपको समझ में आ जाएगा सीटेट में ईवीएस के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा वीडियो को, आपके लिए ये सेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है? शिक्षिका जो है कुछ प्रश्न पूछती हैं, ठीक है, कक्षा का आरंभ होने से पहले कुछ प्रश्न पूछती हैं। इसमें आपको ये बताना है कि वो ऐसा क्यों करती हैं, इसका कारण क्या है। तो उसमें से सबसे कम प्राथमिकता का कारण कौन सा है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। क्या ये कारण है, इस वजह से वो प्रश्न पूछती हैं? या शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीप्त किया जा सकता है? प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं या प्रश्न प्रकरण को संदर्भ परक बनाने में मदद करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, शिक्षार्थियों का चिंतन जो है सीमित किया जा सकता है। तो सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण यही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। सेकंड है, किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करे कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हों, उनके अंकों के अनुसार समूह बनाए, केवल 2 समूह बनाए और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों। तो कोई क्रियाकलाप करा रहा है शिक्षक, सामाजिक अध्ययन का जो शिक्षक है वो क्रियाकलाप बना रहा है, तो समूह बनाते हुए उसे क्या करना चाहिए? सुनिश्चित करें कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग। क्या उसे लड़के लड़कियों के समूह अलग बनाने चाहिए? तो ऐसा नहीं है। उनके अंकों के अनुसार समूह बनाए, ये भी नहीं है, हम अंकों के अनुसार उनको नहीं जगह दे सकते। केवल 2 समूह बनाए और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हो, ये भी गलत है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। यह विद्यार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है। यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए, आपको ये बताना है। तो पहला वाला जो है वो सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, लेकिन ये जो चौथा है, परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है, ये वाला पॉइंट गलत है। मतलब कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में यह विशेषता नहीं होनी चाहिए। तो हमारा चौथा आंसर सही हो जाएगा। ये 64 क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती? ठीक है, प्रस्तावित नहीं करती है किसे? विषयानुसार उपागम, बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना, हस्तपरक क्रियाकलाप या तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। तो क्या जो एनसीएफ है वो प्रस्तावित करती है, विषयानुसार उपागम प्रस्तावित करती है बच्चों को, और वो बोलती है कि बच्चों के अनुभवों से जोड़ा जाए पाठ्य सामग्री को, ये भी सही है। क्रियाकलाप को शामिल किया जाए, वो ये भी सही है। लेकिन ये वाला एनसीएफ शामिल नहीं करती है कि तकनीकी शब्दावली से परिचित कराया जाए बच्चे को। तो 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 65th क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशलों के विकास की आवश्यकता है? मानचित्र बनाने और समझाने के लिए किन कौशलों के विकास की आवश्यकता है? किस स्तर के? प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में। तो स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ होना, ठीक है, स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ, प्रतीकों और स्केल पैमाने की समझ, या स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना। तो प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों को हम सिखा रहे हैं ना, तो पहले ऑप्शन हम देख लेते हैं।
स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ, ये तो होना ही चाहिए, तभी तो हम अच्छे से मानचित्र बनाना और समझा सकते हैं। स्थानों की दूरी और दिशाओं की भी समझ होनी चाहिए। प्रतीकों और स्केल पैमाने की समझ भी होनी चाहिए। ठीक है, स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना ये ज़रूरी नहीं है, तो डी को छोड़ के बाकी 3 हो जाएंगे ए बी सी, मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद करा लेना, यहीं पे क्या हो गया, ये हमें निगेटिव मिल गया। कभी भी हमें बच्चों को रट कर याद नहीं कराना है, यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, बच्चे कम गलतियां करें, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये पर्यावरण अध्ययन क्या समर्थन नहीं करती है? देखो, बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, इसका समर्थन पर्यावरण अध्ययन करता है। ठीक है, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, इसका भी समर्थन करता है। बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे, इसका भी समर्थन करता है। बच्चे कम गलतियां करें, ऐसा नहीं है, बच्चे अगर सीखेंगे तो गलतियां करेंगे ही। तो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति इसका समर्थन नहीं करती। ठीक है, 68 क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं ऊपर ला दूंगी। ठीक है, उसको, एक शिक्षिका ने कक्षा 4th के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। समूहों में पत्तियों का संग्रह करना, ठीक है, पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना, अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। इस प्रकार की गतिविधि हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए? शिक्षिका को किस बात के लिए प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए? अब दिए हैं ऑप्शन। ठीक है, बच्चों की परस्पर क्रिया, अवलोकन और सहयोग, इस पर तो प्रोत्साहन देना ही चाहिए शिक्षिका को। ठीक है, जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल, बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार, बच्चों का निरंतर गतिविधि में लगे रहना। बच्चों का गतिविधि में लगे रहना ये सही है, बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये वाला ऑप्शन गलत है, मतलब यही वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 69वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 69वां क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? आप लोग क्वेश्चन में ये ज़रूर याद रखिएगा किसमें नहीं है पूछा है या किसमें है पूछा है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ते नहीं हैं और टिक लगा देते हैं, तो आपका आता हुआ क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? ठीक है, बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना, बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज कराना, बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन हमारा 4th ही गलत हो जाएगा, बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। शिक्षिका को केवल यही नहीं करना चाहिए, बच्चों के हर पक्ष पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए शिक्षिका को। ठीक है, 70 क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि क्यों समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है? तो इसके ऑप्शन है, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है, यह एक बहुत सस्ता संसाधन है, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 1, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है।
कोई व्यक्ति 30 अगस्त 2015 को किसी एक्सप्रेस ट्रेन में अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन 1:30 बजे अहमदाबाद से छूटी और 1 सितंबर 2015 को 7:30 बजे त्रिवेंद्रम पहुंची। यदि अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की बीच की दूरी इतनी किलोमीटर है तो इन दोनों स्टेशनों के बीच ट्रेन की औसत चाल थी। अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा और बाकी इसी हिसाब से मैं क्वेश्चन और बना दूंगी आपके लिए कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उसको कैसे सॉल्व करना है। अभी मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कल मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी कि ऐसे क्वेश्चन आपके सामने अगर आते हैं तो उन्हें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। 72 क्वेश्चन है, गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। नर्मदा को, गोदावरी को, गंगा को या कृष्णा को। तो दिल्ली से चेन्नई गया तो उसके रास्ते में कौन सी नदी नहीं आएगी, आपको ये बताना है। तो कौन सी नदी नहीं आएगी? गंगा नदी नहीं आएगी, ठीक है। हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? दार्जिलिंग, जैसलमेर, लद्दाख या मेघालय। तो कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख जो है ठंडा रेगिस्तान है। 74th क्वेश्चन है, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चे के लिए ऐसी कई कहानियां लिखी। अपनी मृत्यु के समय वे क्या थे? भारत के प्रधानमंत्री थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, भारत के उपराष्ट्रपति थे या भारत के राष्ट्रपति थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे? भारत के राष्ट्रपति थे। 25 क्वेश्चन है, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? खाद्य संरक्षण के लिए कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? कच्चा आम अचार, आलू से क्या? आलू चिप्स, ठीक है। कच्चा आम से अचार, आलू से चिप्स, दूध से पनीर, सेब से जैम। तो किसके संरक्षण के लिए जो है वो जोड़ा ठीक नहीं है? अचार को तो सेफ रखा जाता है ना। अचार को कई दिनों तक क्या महीनों तक सुरक्षित रखा जाता है। चिप्स को भी सुरक्षित रखा जाता है, जैम को भी सुरक्षित रखा जाता है, लेकिन दूध से पनीर जब बनता है तो पनीर को ज़्यादा दिनों तक संरक्षित करके नहीं रखा जा सकता। की नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। निचली मंजिल पर कोई खिड़की नहीं, पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें, पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर, पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श। लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन सी विशिष्टताएं पाई जाती हैं? अगर आपने ये वाला ऐसे टॉपिक नहीं पढ़े तो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है EVS 3rd 4th 5th क्लास की, उसमें ये ऐसे टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे और क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं जैसे वहाँ पर मैंने NCERT की पूरी बुक डिस्कस की हुई है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें से कौन से पॉइंट जो है वो लेह और लद्दाख के घरों में देखने को मिलते हैं? तो देखो, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं। हाँ, लेह और लद्दाख के जो घर होते हैं उसमें निचली मंजिल में कोई भी खिड़की नहीं होती, तो ए तो हो जाएगा। पेड़ के तनों की लकड़ी से बने ढालू छतें, नहीं, ऐसा नहीं होता, वहाँ पे पेड़ के तनों की लकड़ी से बने ढालू छतें नहीं होती। पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर, ये भी नहीं, ऐसे घर असम में होते हैं। पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें, ये सही है, और लकड़ी के फर्श, ये सही है। मतलब क्या हो जाएगा, ए, डी और ई, मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 77 क्वेश्चन है, कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर बैठकर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीजें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कोए के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन सा है? ये सारे क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रही हूँ, ये सारे क्वेश्चन मैंने NCERT की EVS में डिस्कस किया है। मैं बार बार कह रही हूँ, आप वो वाली वीडियो जाके देख लीजिए 3rd 4th 5th क्लास की, आपको
बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो कौन सा ऐसा पक्षी जो अपने बच्चे नहीं पालता, वो कौवे के जो घोंसला होता है उसमें अपना अंडा डाल देता है और कौवा अपना बच्चा समझ के उसको भी पालता है। तो वो कौन होती है? वो होती है कोयल। निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? सौंफ, गेहूं, काली मिर्च या साबूदाना? इनमें से आपको बताना है कि कौन बीज नहीं है। तो सौंफ बीज है, गेहूं बीज है, काली मिर्च बीज है, लेकिन साबूदाना जो है वो बीज नहीं है। रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहां उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे? अब आप समझ जाएंगे केरल में कौन से ऊंचे वृक्ष होते हैं। भाई नारियल ही तो होता है। 80 क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठा की गई निम्नलिखित सामग्रियों में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज और खीरा। इनमें से आपको ये बताना है किसमें बीज होते हैं। ठीक है, तो बताइए किसमें बीज होते हैं। तो सबसे पहली बात, आलू में तो बीज होता नहीं है ना, तो आलू हटा दो यहाँ से। टमाटर में बीज होता है, टमाटर हो जाएगा। नाशपाती में बीज होता है, चीकू में बीज होता है, भिंडी में बीज होता है, करेला में भी होता है, प्याज में नहीं होता, खीरे में होता है। तो टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और खीरा, मतलब कि ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती है, तो वहाँ वे क्या कहलाती हैं? कौन सी साड़ियाँ खरीदती है वो और वो वहीं पर बनाई जाती हैं साड़ियाँ, तो उन्हें क्या कहलाती हैं? पोचमपल्ली और कलमकारी कहलाती हैं। ठीक है, पोचमपल्ली और कलमकारी। ये पोचमपल्ली वाला भी मैंने चैप्टर पढ़ाया हुआ है एनसीईआरटी की ईवीएस से। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठे हुए पानी से हो जाती है? रुके या जब पानी रुक जाता है और इकट्ठा हो जाता है तो उसमें क्या पनपने लगते हैं? उसमें मच्छर पनपने लगते हैं। और मच्छर क्या फैलाते हैं? मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? आपको इसमें गलत में से सही बताना है। ठीक है, कर्नाटक, कथक, असम, बिहू, उड़ीसा, भरतनाट्यम, तमिलनाडु, लावड़ी। तो सारे गलत है, केवल ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर 2। असम में बिहू नृत्य फेमस है। ठीक है, 84वां क्वेश्चन देख लेते हैं। एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है क्या, कि इसलिए वो बर्फ से बनाते हैं घर? बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देती। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ों की जड़ों की नहीं है बताना है। जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करते हैं, ये तो सही है, इसका मतलब ये नहीं होगा। जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती है, ये भी सही है। इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, ये भी सही है। जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, ये नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो मतलब हमारा आंसर 4th वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 86वां क्वेश्चन है। एक नव नियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? आप नए टीचर बन के गए हो, पर्यावरण अध्ययन के आप टीचर हो, तो सबसे पहली आपकी प्राथमिकता क्या होगी आपको ये बताना है। पहले से पाठ योजना तैयार करना, कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, शिक्षार्थियों के लिए पाठानुसार विस्तृत नोट्स तैयार करना, शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 87 है, कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कविताएं और कहानियां बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती हैं, संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती हैं, विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती हैं, सृजनात्मकता एवं सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती हैं। तो क्या करती हैं कविताएं और कहानियां? बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती हैं, ये तो सही है। संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती हैं, ये भी सही है। विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती है, ये ऑप्शन नहीं है। सृजनात्मकता एवं सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती हैं, ये भी ऑप्शन सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा A, B and D, मतलब ऑप्शन नंबर 2। कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किन संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं?
ईंधन के संरक्षण पाठ पढ़ाना चाहते हैं तो आपको कौन सा संसाधन सबसे अच्छा लगता है, सर्वश्रेष्ठ लगता है? तो पाठ्य पुस्तक या संदर्भ पुस्तकें, पोस्टर या समाचार पत्र। तो इसमें ना एक ऑप्शन तो सही था और सरकार ने 2 ऑप्शन को इसमें सही बताया है, जो कि है 4th एंड ऑप्शन नंबर 3rd। ऐसा कई बार हो जाता है, कई क्वेश्चंस में 2 ऑप्शन सही होते हैं, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं होती है। इसमें क्या होता है, किसी ने अगर 3rd लगा दिया तो उसका भी सही है, अगर किसी ने 4th लगा दिया तो उसका भी सही है, दोनों को नंबर मिलेंगे। ठीक है। 89th क्वेश्चन है, कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डरों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है इन फोल्डरों को? इन फोल्डरों को कहा जाता है पोर्टफोलियो। क्या कहा जाता है? पोर्टफोलियो। लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देती हूँ, ठीक है, बाद में आपको ऑप्शन दिखाऊंगी। एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभवों का वर्णन करता है। इसे शामिल करने का क्या कारण हो सकता है? जो कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक है उसमें सुनीता अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स के अनुभवों का वर्णन किया गया है, तो इस पाठ को शामिल करने का क्या उद्देश्य है, ये पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर देती है। ठीक है। यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। यह घटना स्त्री पुरुष लिंग रूढ़िवादिता को चुनौती देती है। यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा यह घटना, ए भी सही है। एक मिनट, पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर देती है। हाँ बिल्कुल, हमें उनकी जिंदगी के बारे में पता चलता है, ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है। यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है, ये भी सही है। यह घटना स्त्री पुरुष लिंग रूढ़िवादिता को चुनौती देती है, ये भी सही है। यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है। ऑप्शन डी नहीं सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, A, B, C। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।